हाय नमस्कार। तो इस वीडियो में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी 11वीं क्लास की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इसका नाम है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका 9वां चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हमने जो सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण और पृथ्वी का जो हीट बजट है, उन दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है टेम्परेचर से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। तो इसमें देखना है हमें कि एक तो तापमान का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वर्ल्ड में उसको समझेंगे, उसको कौन कौन से कारक हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं तापमान को, उसे देखेंगे। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर तापमान का विक्रमण। इनको हम आज यहाँ पे बारी बारी से जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि तापमान होता क्या है। तो देखो, जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, ये दोनों जब सूर्य ताप के साथ इंटरेक्शन करता है, यानी कि अन्योन्य क्रिया बोलते हैं ऐसे, तो इसको इस पे आप मत जाओ, इंटरेक्शन समझो, यानी कि अभिक्रिया जैसे होता है ना केमिकल रिएक्शन में, उसी तरीके से मतलब ये समझो कि जब वायुमंडल और अर्थ के सतह पे ये जो सूर्य ताप पड़ता है ना, तो जो ऊष्मा जनित होती है उसको तापमान के रूप में हम लोग मापते हैं। वायुमंडल अवशोषित करेगा और जो पृथ्वी की सतह है वो भी अवशोषित करेगी किसको, सूर्य ताप को, और इसके कारण जो है वो पृथ्वी गर्म होगी, पृथ्वी से ऊष्मा जो है वो जनित होगी। ये चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में जो देखे हैं हमने, उसमें बहुत आराम से डिटेल में इसको कवर किया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, जो ऊष्मा है और जो तापमान है वो दो अलग अलग चीजें हैं, आप इसको एक मत मान बैठिएगा। ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, यानी कि कोई मैटर है, उसके जो एटम्स हैं उसकी गति जो है उसको शो करेगी ऊष्मा, हीट, ठीक है ना। एनर्जी से भी इसको जूल वूल से शायद मापते हैं। और तापमान जो है, वो तापमान सिर्फ ये बताती है कि कोई स्थान या कोई पदार्थ कितना गर्म है, कितना ठंडा है। अगर उसको हम डिग्री में मेजर कर दें तो उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि तापमान जो है वो किसी भी स्थान या पदार्थ के गर्म या ठंडा होने की बस एक माप है, मेजरमेंट है। तो ये है तापमान का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है, यानी कौन कौन से जो कारक हैं, वो तापमान के वितरण को, तापमान को नहीं, तापमान को तो प्रभावित करेगा ही, साथ में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो प्रभावित करता है या फिर नियंत्रित करता है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी स्थान का जो तापमान है वो ये जो कारक आपको नीचे दिए गए हैं उसके द्वारा जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना, अफेक्ट होता है। पहला कौन सा है, देखो सबसे पहला है अक्षांश रेखा, मतलब वो जो स्थान है वो किस अक्षांश पे मतलब कि उपस्थित है। इन सारे फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे अभी आगे। पहले एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सा है। अक्षांश रेखा हो गया, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, यानी कि उत्तुंगता, अल्टीट्यूड, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, एयर मास वहां पे कोई है कि नहीं, कोई वायु की सन्निहित वहां उपस्थित है, तो उसके कारण हम लोग देखेंगे कि वो अफेक्ट होता है। फिर महासागरीय धाराएं अगर उस स्थान पर पाई जाती है तो उसके कारण भी वो अफेक्ट करता है। और कोई स्थानीय कारक हो, लोकल फैक्टर हो, तो उसके द्वारा भी तापमान का वितरण प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश या फिर लैटिट्यूड को। तो किसी भी स्थान का जो तापमान है वो डिपेंड करता है किस पे, उस स्थान को प्राप्त सूर्य ताप पे। किसी भी स्थान को जितनी मात्रा में सूर्य, मान लो कि ये कोई ए स्थान है, कोई बी स्थान है, अगर इसे ज्यादा मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होगी तो ये ज्यादा गर्म होगा, अगर इसे बी को कम प्राप्त होगी तो बी ठंडा होगा थोड़ा सा। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी स्थान का तापमान उसको प्राप्त होने वाले सूर्य ताप का प्रोपोर्शनेट होता है, सीधे समानुपाती होता है। जितना ज्यादा सूर्य ताप प्राप्त होगा उतना ही ज्यादा वो स्थान जो है वो गर्म होगा। और ये जो सूर्य ताप है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्षांशों के आधार पे जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राप्त होता है। जो लोअर लैटिट्यूड है, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र है, 0 से आपका 20 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पे सूर्य ताप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साल के अधिकांश दिन वहां पे सीधी पड़ती है सूर्य की किरण। और जो आपका उच्च अक्षांश क्षेत्र है, जो आपका 60 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र हैं, उधर तापमान जो है बहुत ज्यादा कम होता जाता है धीरे धीरे। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो अक्षांश है ये डिसाइड करता है कि किसी भी स्थान का जो तापमान है वो प्रभावित होगा या नहीं। हम लोग 0 डिग्री से जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे अक्षांश की तरफ, तापमान जो है आमतौर पे वो घटता जाता है। पहले ही बताया जा चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो सूर्यताप है
उसकी मात्रा में अक्षांश के अनुसार जो है वो भिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है। तो इस प्रकार तापमान में भी वेरिएशन पाया जाएगा। जब सूर्य ताप में भिन्नता होगी तो टेम्परेचर में भिन्नता होगी। ये चीजें पहले डिस्कस की जा चुकी है। अगर जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे उनको सारी चीजें पता होगी, उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। दूसरा फैक्टर है उत्तुंगता या फिर एल्टीट्यूड, यानी कि किसी भी स्थान की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से कितनी है। तो मान लो कि कोई स्थान समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है और कोई स्थान समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा है। तो जो 1000 मीटर ऊंचा है उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और 100 मीटर वाला थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान जो है वो घटता जाता है। तो जितनी ऊंची जगह होगी, यानी कि पहाड़ों पे तापमान कम पाया जाता है, वही उसी सेम अक्षांश पे अगर कोई आपका समतल मैदानी भागों में कोई जगह होगी तो उस पर तापमान ज्यादा पाया जाएगा, वहीं पहाड़ों पे जो है वो कम पाया जाएगा। तो ये चीजें ऊंचाई से संबंधित है। बाकी चीजें ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। बाकी जो है ये एक टर्म है सामान्य ह्रास दर, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रति 1000 मीटर पे, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है तापमान जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट जाता है, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो हर 1000 किलोमीटर पे ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं, इस दर को, यानी कि प्रत्येक 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का घटना, इस दर को सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शायद चौथा या 5वां बार जो है वो कवर कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान जो है, कोई भी स्थान जो है समुद्र से कितना दूर है और कितना नजदीक है, इससे भी तापमान का वितरण जो है वो प्रभावित होता है। मैं एक बहुत सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि जनवरी का महीना है और आप बैठे हो दिल्ली में, तो आप किसी मुंबई वाले दोस्त को फोन करो, आप पूरा कंबल वगैरह लपेट के बैठे हुए, स्वेटर आपने 4-5 पहन रखी है, जैकेट एक डाल रखा है और ऊपर से कंबल पे लपेट रखा है, फिर भी आपको ठंड लग रही है। जनवरी के महीने में लग रही है ना। आप मुंबई वाले दोस्त को फोन करो और उसको बोलो कि वीडियो कॉल कर भाई तू। वीडियो कॉल जब वो करेगा तो आप देख रहे हो कि बेचारा आराम से एक टी शर्ट में वो मस्त है एकदम। समझो इस चीज को। क्यों? मुंबई में ठंड होनी चाहिए थी ना, जनवरी का महीना है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से बहुत नजदीक है, वो तटीय इलाकों में मुंबई बसा हुआ है, जबकि दिल्ली जो है वो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, वो स्थलीय इलाकों में है। सॉरी, दिल्ली मतलब जो है वो स्थलीय इलाकों में और मुंबई तटीय इलाकों में है। तो जो भी तटीय इलाके हैं वहां पे जो है वो तापमान जो है वो उसमें अंतर जो है वो बहुत कम होता है। एक्सट्रीम ठंड वगैरह और एक्सट्रीम गर्मी जो है वहां पे नहीं पड़ती, जबकि स्थलीय इलाकों में वैसा होता है। तो ये एग्जाम्पल है समुद्र के से दूरी का, मैं बता रहा हूं आपको किसी भी स्थान का। तो वही कहा जा रहा है कि किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला जो एक और इम्पोर्टेंट कारक है वो है समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है। होता क्या है कि जो समुद्र है वो स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा, वहीं जो स्थलीय भाग होगा वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा जो तापमान में जो भिन्नता आएगी, जो डिफरेंस आएगा, वो कम होता है। और ये क्यों कम होता है? क्योंकि आपका दो तरीके की, देखो यहाँ पे हवा चलती है समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र है, इसके कारण से टेम्परेचर जो यहाँ पे बैलेंस रहता है। देखो स्थलीय भागों पे क्या होगा ना, मान लो कि दिल्ली का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, तो दिल्ली पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है दिन का वो बहुत ज्यादा होता है। मान लो कि दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री भी चला गया और रात में टेम्परेचर आपका 5 डिग्री भी चला गया, इस तरह से 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया। लेकिन मुंबई में क्या होगा कि अगर दिन में 25 डिग्री गया तो रात में 20 डिग्री के आसपास ही जाएगा, मुश्किल से 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो भिन्नता है तापमान में, वो काफी कम होता है। कहाँ पे? जो समुद्र के आसपास वाले इलाके होते हैं वहां पे। अंदर जो स्थलीय भाग में इलाके होते हैं उसमें जो भिन्नता, ये वेरिएशन है, वो ज्यादा पाया जाता है। तापांतर भी बोलते हैं इसको। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, यहाँ पे दिया गया आपको समुद्र एवं स्थल समीर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होता है? देखो दिन के समय क्या होगा, सी ब्रिज को सबसे पहले देखते हैं। दिन के समय क्या होगा कि जो स्थल है वो ज्यादा गर्म होगा, स्थलीय भाग कंपैरेटिवली तुरंत जल्दी गर्म हो जाता है जलीय भाग के मुकाबले, और ये जो जलीय भाग है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। तो जब जल्दी गर्म हो जाएगा स्थलीय भाग, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, यानी कि एक निम्न दाब बनेगा, और यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो उच्च दाब है
उससे निम्न दाब की तरफ जो है वो हवाएं चलती है, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलने लगेगी दिन में, जिसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। और ये हवाएं जो होगी कंपैरेटिवली ठंडी होगी। ये जो सतह से ये समुद्र की सतह से जो हवा आएगी स्थल की ओर, वो थोड़ा ठंड मतलब कि ठंडक वाला होगा, इससे इसके मुकाबले स्थल के मुकाबले कम गर्म होगा, और इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। वही क्या होगा रात में, कि रात में उल्टा हो जाएगा। ये जो पानी जो है वो धीरे धीरे जो गर्म हुआ था वो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। ये जो स्थल जल्दी से गर्म हो गया था ये जल्दी से ठंडा भी होगा। तो रात में स्थल जो है वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, और समुद्री इलाके थोड़े से ज्यादा गर्म होंगे, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से यहाँ पे लो प्रेशर होगा, जिसके कारण से स्थल से लेकर के समुद्र की ओर जो है वो हवाएं चलने लगती है। इसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो दिन के समय सी ब्रीज यानी कि समुद्री समीर, और रात के समय लैंड ब्रीज यानी कि स्थल समीर चलता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तीसरा है एयर मास या फिर वायु संहति। तो एयर मास क्या होता है, एक वायु के बहुत बड़े पुंज को जब वो एक साथ मतलब वो जब साथ साथ चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर मास या फिर वायु संहति। तो ये देखो दो तरीके का होता है वायु संहति, या तो गर्म वायु संहति होगी या तो ठंडी वायु संहति होगी। तो गर्म वायु संहति जब किसी स्थान पे जाएगी, यानी कि जो कोष्ण भी बोलते हैं गर्म को हिंदी में, तो ये जब किसी स्थान पे जाएगी तो उसका तापमान क्या करेगी, बढ़ा देगी उस सतह का तापमान। और जो जब शीत वायु संहतियां उस सतह पे जाती है किसी भी सतह पे, तो वहां का तापमान नॉर्मली क्या होता है, वो कम जाता है, घट जाता है वहां पे। तो इसके कारण से भी जो है वो तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। अब है महासागरीय धाराएं। तो आपने देखा होगा कि समुद्र में जो धाराएं हैं उसको आमतौर पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, वही है गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। जैसे आपका ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा हो गया। वहीं पे आपका ये केंद्रीय करंट है जो अफ्रीका के तट के पास इधर बह रही है, वो ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा जब किसी भी तटीय इलाकों से प्रवाहित होगी तो आमतौर पे वहां का तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं जब ठंडी जलधाराएं जब किसी स्थान से प्रवाहित होती है तटीय इलाकों से, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। जैसे एयर मास वाला कॉन्सेप्ट था वैसे ही है, बस ये हूबहू। तो ये हमने समझा जो इसके फैक्टर थे अफेक्ट करने वाले या नियंत्रित करने वाले तापमान के वितरण को। अब हम समझते हैं तापमान का वितरण विश्व में जो है वो किस प्रकार का होता है। तो तापमान के वितरण को समझना है तो आपको जानना पड़ेगा एक टर्म के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म। समताप रेखाएं क्या होती है, वैसे स्थान जहां पे समान तापमान पाया जाए उसको अगर हम लोग मिला दे वैसे स्थान को एक रेखा के द्वारा, तो उसको हम लोग समताप रेखा कहते हैं। यानी कि वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है उसको समताप रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको देखो बताता हूं कि मान लो कि ये 10 डिग्री है कहीं पे, सपोज करो ऐसे, यहीं पे बता देता हूँ, पीछे बताता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, ये खाली जगह है यहाँ पे। सपोज करो कि यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका 10 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका 20 डिग्री टेम्परेचर है सपोज, और यहाँ पे आपका 10 डिग्री टेम्परेचर, इस तरह से। तो अब सारे 10 वालों को आप मिला दो इस तरह से, कोई एक रेखा खींच दो ये वाला, तो ये समताप रेखा होगी 10 डिग्री की, 10 डिग्री सेल्सियस की। मतलब ये रेखा जहां जहां से गुजर रही है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये 10 डिग्री वाली समताप रेखा है। उसी तरीके से ये 20 डिग्री वाली समताप रेखा होगी, ऐसे गुजर जाएगा बस, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी और ज्यादा है नहीं इसमें। तो यही है कि वैसी रेखाएं, वे रेखाएं जो समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाते हैं, स्थानों को जोड़ती है, उसको हम लोग समताप रेखा कहते हैं। और इसकी मदद से जो है वो मानचित्र पे हम लोग समझ सकते हैं किसका वितरण, तापमान का वितरण। ये जो आप देख रहे हैं ये सब रेखाएं, ये सब समताप रेखाएं हैं। जैसे आप देखो कि ये 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, मतलब कि ये रेखा जहां जहां से भी गुजर रही है वो वहां सब जगह का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, इस तरह से है। तो तापमान के वितरण को समझने के लिए हम लोग 2 महीने का जो है वो, एक तो जनवरी का, एक तो जुलाई का, वर्ष के इन 2 महीनों का जो है वो तापमान का वितरण समझेंगे तो हमें पूरे विश्व की जो है वो तापमान के वितरण की समझ जो है वो एक मोटामोटी आ जाएगा हमारे भीतर। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सट्रीम जो है ठंड पड़ रही होती है जनवरी में, और जुलाई में एक्सट्रीम जो है वो गर्मी पड़ रही होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका अध्ययन करके हम लोग जान सकते हैं कि वितरण जो है वो तापमान का कैसा है विश्व पे। तो ये आपका यही कहा जा रहा है कि जो चित्र आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, एक तो ए हो गया ये, और ए में आपका जनवरी का दिखाया गया है, बी में आपका जो है वो
जुलाई का दिखाया गया है और इन दोनों के आधार पर हम लोग समझेंगे तापमान। तो कहा जा रहा है कि सामान्यतः जो तापमान है उस पे अक्षांश का प्रभाव जो है वो मानचित्र में हम लोग स्पष्ट रूप से वो देख सकते हैं, क्योंकि समताप रेखाएं जो होती है, जो आइसोथर्म्स होती है, वो अक्षांश के लगभग, यहाँ पे समानांतर लिखा हुआ है बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग समानांतर होती है, लगभग पैरेलल होती है। जैसे 20 डिग्री की जो समताप रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा से पाए थे 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे, और ये सब समताप रेखाएं हैं। तो ऐसा दिखने में लग रहा है ना कि ये अक्षांश के साथ साथ ही चल रही है ऐसे, तो लगभग समानांतर होता है, पूरी तरह से समानांतर नहीं होता। तो ये अक्षांश जो है वो जैसे जैसे हम लोग ऊपर नीचे होते जाएंगे उस हिसाब से जो है समताप रेखाओं की स्थिति जो है वो बदलती जाएगी। और इसकी जो प्रवृत्ति है, जो समताप रेखाएं हैं, उसकी प्रवृत्ति में जो है विचलन भी होता है, डेविएशन भी होता है। विशेष रूप से कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में जो विचलन होगा, देखो विचलन का मतलब क्या है समझ लो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है कि ये समताप रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस की, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो देखो नीचे लिखा हुआ है जनवरी में का तापमान है ये विश्व का। तो जैसे ही ये तापमान, ये जो समताप रेखा थी जनवरी वाली 0 डिग्री सेल्सियस वाली, यानी कि जहां जहां से ये गुजरी कि सबका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये ऐसे जा रहे थे, तो इसको ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये जैसे ही स्थल भाग पे आया समुद्र से, ये नीचे की तरफ विचलित हो गया। देखो, और फिर ये स्थल भाग की जब खत्म होने वाला था यहाँ पे, और इसको सीधा जाना चाहिए था, तो ये उत्तर की तरफ विचलित हो गया। मतलब कि क्या है कि समताप रेखाएं विचलित होती है जब वो स्थलीय भाग से समुद्री भाग और समुद्री भाग से स्थलीय भाग, देखो फिर से यहाँ पे यूरोप के पास आएगा, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे दक्षिण की तरफ विचलित हो गया। तो इसमें जो विचलन होता है, इसको आप जो जुलाई का जो मानचित्र है उस पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से देख सकते हो, और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्पष्ट आप देखोगे। जैसे आप दक्षिणी गोलार्ध में देखो, इसमें बहुत कम विचलन है, यहाँ पे बहुत कम विचलन है, तो ये ज्यादा स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आप देखो कि महासागर भी ज्यादा पाए जा रहे हैं और उससे ज्यादा आपका स्थलीय भाग मिलेगा। तो दोनों स्थलीय भाग बहुत ज्यादा होता है उत्तरी गोलार्ध में सॉरी, बहुत बड़े पैमाने पे महाद्वीपीय भाग पाए जाते हैं। इसके कारण से ये जो विचलन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। वही दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो जो स्थलीय भाग है वो काफी कम है, तो ये विचलन काफी कम होता है, क्योंकि पानी पे तापांतर बहुत कम होगा ना। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, जो भी आपको मैंने बताया। इसीलिए जो भूषण है, यानी कि लैंड मास है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, और समुद्री धारा है, उसका प्रभाव वहां पे ज्यादा स्पष्ट तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं, दिख भी रहा है विचलन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनवरी में समताप रेखाएं, यानी कि आइसोथर्म की जो स्थिति है वो जनवरी में कैसी होती है। तो कहा जा रहा है कि जनवरी में जो समताप रेखाएं हैं वो महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर जो है वो, महासागरों पर होगा, महासागरों पर उत्तर दिशा में और महाद्वीपों में दक्षिण दिशा में। फिर से वही चीज है ना, देखो मान लो कि ये -12.5 डिग्री की आपको ये ले रहा हूं, या फिर 10 डिग्री वाला इसकी बात ले लेते हैं। चलो 10 डिग्री की सेल्सियस की समताप रेखा चली, ये जब जैसे ही समुद्र से स्थलीय इलाकों में पहुंची तो ये दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो गई। देखो इसका विचलन हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि महाद्वीपों पर दक्षिण दिशा में और महासागरों पे ये जो जैसे ही स्थलीय भाग से महासागर पे हम लोग गए तो ये उत्तर की दिशा की ओर देखो विचलित हो गया। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि महासागर पे जैसे ही जाएगी समताप रेखाएं जनवरी में, तो वो उत्तर दिशा की ओर विचलित हो जाएगी, उत्तर दिशा की ओर, और जैसे ही महाद्वीपों पे जाएंगे तो वो दक्षिण दिशा की ओर विचलित हो जाएंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर पे इसका प्रभाव जो है आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है जिसपे मैं आपको बता रहा हूं। फिर कहा जा रहा है कि जो कोष्ण महासागरीय धाराएं हैं, यानी कि जो गर्म महासागरीय, मतलब कि गर्म ओशियन करंट है, जो वार्म है, यानी कि जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट हो गया, इसकी उपस्थिति से क्या होता है कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो ज्यादा गर्म होता है, और इसके कारण समताप रेखाएं जो है उत्तर की ओर मुड़ जाती है। मतलब इसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि क्यों उत्तर की ओर मुड़ा। देखो यहाँ पे, ये देखो आपका पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है, ये वाला। ठीक है, अब इस अटलांटिक महासागर को हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर बोलते हैं हम लोग कि उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसके नीचे हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोल देते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ पे देखो एक धारा पाई जाती है, बहुत अच्छे से मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये गर्म महासागरीय धारा है। यही जब आगे बढ़ती है तो इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है, यहाँ पे यूरोप के पास जब पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये यहाँ पे पाया जाता है।
तो यहाँ पे देखो जनवरी में यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, यूरोप वगैरह के आसपास, नॉर्वे की मैं बात करूँ, ये जो नॉर्वे का हिस्सा है, स्वीडन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे तब भी बंदरगाह जो है वो खुले रहते हैं, जो पोर्ट एरिया है वो जमता नहीं है पानी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो पाई जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण जो है यहाँ पे आपका जो कि ये गर्म होता है, इसके कारण यहाँ पे सतह से आकर के उत्तर की तरफ विक्षेपित हो जाती है। रीजन भी आपने समझ लिया और फैक्ट भी देख लिया थोड़ा सा। फिर क्या है कि जो सतह के ऊपर का तापमान है वो तेजी से कम जाता है। सतह का मतलब स्थलीय भाग पे, स्थलीय भाग का जो तापमान है वो समुद्र के मुकाबले काफी तेजी से घटता है। और समताप रेखाएं जब ये समुद्र से स्थल की ओर जाएगी तो वो यूरोप में दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है। हर जगह दक्षिण की ओर मुड़ेगी, जहां से भी आपका समुद्र से स्थल की ओर जाएगी। यूरोप का एग्जांपल चूंकि दे रहा है तो इसके हवाले से आपको बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये यूरोप वाला एरिया हो गया पूरा। तो यहाँ पे आप समुद्र से जब गए अचानक से, तो ये जो इधर जाने वाली थी यहाँ पे, ये अचानक से यहाँ पे दक्षिण की ओर जो है मुड़ गई। समझ में आ रहा होगा आपको चीजें, नहीं समझ में आए तो एक दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा चीज। ठीक है, इससे ज्यादा क्या डिटेल बताऊं मैं आपको, कुछ है नहीं बताने को यहाँ पे। तो दक्षिण की ओर मुड़ गया यूरोप के आसपास। ये आगे है कि साइबेरिया के मैदान पे जब आप जाएंगे तो ये जो चीजें हैं वो दक्षिण की ओर जो मुड़ना है वो ज्यादा स्पष्ट होगा। ये देखो ये साइबेरिया वाला पूरा क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अचानक से एकदम दक्षिण की तरफ स्टीप एकदम तीव्र रूप से मुड़ती है यहाँ पे, तो वो ज्यादा स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ फैक्ट दे रहा है कि जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी कि देखो ये 0 डिग्री है, देशांतर इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे पूरा, और अक्षांश जो है वो इस तरह से होता है, जैसे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो अक्षांश है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आएगा। और जबकि देशांतर जो है वो ये जो आप देख रहे हो, फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 0 डिग्री देशांतर होता है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT। और इसके इस तरफ पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर सारे हैं 180 डिग्री तक, और पश्चिम की तरफ जो है पश्चिमी देशांतर सारे हैं 180 डिग्री तक। ठीक है, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है। ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये होगा आपका 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसके साथ साथ बोल रहा है 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 से लेकर के 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो 80 डिग्री से 50 डिग्री लगभग यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो वहां पे जो बोला जा रहा है कि तापमान जो होता है जनवरी का माध्य तापमान, अभी आप ये समझ लो कि माध्य तापमान एक बेसिक सा एवरेज जो टेम्परेचर होता है उसी की जैसा माध्य तापमान भी होता है, मीन टेम्परेचर इसको बोलते हैं। तो एवरेज टेम्परेचर जो जनवरी का होगा इस इलाके का यहाँ पे, वो होगा आपका -20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंड होती है वहां पे, लगभग रूस का क्षेत्र है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जनवरी, पूरे जनवरी महीने का, यानी कि जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम, यानी कि पूरे महीने का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो जो विषुवत रेखीय महासागर होते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल ओशियन होते हैं, वहां पे कितना होगा। अब यहाँ पे ओवरऑल बात की जा रही है कि जनवरी महीने का हम लोग जब एवरेज निकाल दे पूरी तरीके से, तो देखो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे जो महासागर इसके आसपास होंगे उसको विषुवत रेखीय महासागर बोलेंगे। तो ये जो विषुवत रेखीय महासागर है, जनवरी में इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो है, मतलब कि माध्य मासिक जो तापक्रम होगा, एवरेज मासिक टेम्परेचर, वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं उष्ण कटिबंधों में, मतलब थोड़ा सा इसके आसपास जब जाएंगे, लगभग 10 डिग्री के आसपास तक, 0 से 10 डिग्री, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। मिड लैटिट्यूड यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री वाले जो अक्षांश होते हैं लगभग, उसको हम लोग मध्य अक्षांश बोलेंगे। लगभग सब होंगे, कहीं पे आपको 23.5 से 66 डिग्री दिखाएगा मिड लैटिट्यूड, कहीं पे 30 से 60 दिखाएगा, तो ज्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो मध्य अक्षांश है वहां पे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापक्रम है वो पाया जाता है। यहाँ पे लगभग मध्य अक्षांश हो जाएंगे, ये वाला जो एरिया है पूरा। और जो यूरेशिया का आंतरिक भाग है, ये देखो यूरेशिया है पूरा, यूरोप और एशिया का जो यहाँ पे हिस्सा है, ये वाला जो पूरा है यूरेशिया का जो आंतरिक भाग है, वहां पे जो जनवरी का माध्य मीन जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो -18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये सब सारे फैक्ट थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये तो उत्तर में हमने समझ लिया, अभी तक हम यहाँ से 0 डिग्री से उत्तर की तरफ देख रहे थे विषुवत रेखा से। अब हम दक्षिण में थोड़ा देख लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध पे कहा जा रहा है कि महासागरों पे, मतलब कि तापमान पे महासागरों का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। थोड़ा बहुत ये स्थलीय भाग आप देख सकते हैं, ये आपका दक्षिणी अमेरिका थोड़ा सा है, अफ्रीका थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ समताप रेखाएं लगभग जो है वो अक्षांशों के समानांतर चलती है, और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो है वो कम, उसकी जो भिन्नता होती है, उसमें जो वेरिएशन होता है वो कम तीव्र होता है, कम इंटेंस होता है वो।
तो आप ये देखो लगभग ये 10 डिग्री सेल्सियस की जो अक्षांश रेखा है वो लगभग समानांतर जा रही है। ये जो आपका 0 डिग्री वाली है ये लगभग समानांतर जा रही है। वहीं पे ये देखो 0 वाली ये सीधा एकदम मुड़ गई, फिर एकदम इधर मुड़ गया। तो यहाँ पे जो तीव्रता होती है, भिन्नता होती है, वो कम तीव्र होती है। और यहाँ पे लगभग जो ये देखो कि 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं होती है क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के लगभग समानांतर जो है पाई जाती है। फिर से मैं देखिए मैप पे आपको बता देता हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस का जो आपका समताप रेखा होगा वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये सेल्सियस नहीं 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास, ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस वाला है, ये यहाँ पे पाया जाएगा। वहीं आपका जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो ये आपका समताप रेखा है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। ये देखो ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास। और आपका 0 डिग्री की जो समताप रेखा है ये वाला, ये 0 डिग्री सेल्सियस की है, वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समानांतर लगभग पाई जाती है। मैप को एक बार आराम से वीडियो रोक कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीड करना सीखिए आप लोग, मैप ज्योग्राफी में जरूरी है। अब है जुलाई में जो है वो समताप रेखाएं है उसको देखते हैं। जनवरी का हमने देख लिया, जुलाई का देखते हैं। तो जुलाई में जो भिन्नता होती है बहुत ज्यादा, जो ऊपर नीचे होता है वो थोड़ा सा कम होता है उसके मुकाबले। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ सकता है तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा थोड़ा। तो जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के लगभग पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। देखो लगभग उत्तर में भी वैसे ही हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, विचलन होगा, और दक्षिण में भी लगभग समानांतर होती है। इसलिए वहां कहा जा रहा था कि जनवरी में जब आपको अच्छे से समझ में आएगा हर चीज जनवरी वाले मैप में। फिर यहाँ पे जो है विषुवत रेखे जो महासागर होते हैं वहां पे जो तापमान होगा लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ये वही 0 डिग्री के आसपास जो आपके महासागर है ये सब 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और जो एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय भाग यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो एशिया हो गया आपका ये, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। तो ये देखो एशिया का जो उष्ण कटिबंधीय भाग है यहाँ पे आप देख रहे हो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी, यहां से लगभग ले लो आप 40 डिग्री उत्तरी से लेकर के 40 डिग्री दक्षिणी तक, लगभग यहां तक यहाँ पे जो तापमान है एवरेज कर दें हम लोग तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पाया जाता है जुलाई में। एवरेज की बात हो रही थी सब वहां पे। अब है एक टर्म है यहाँ पे तापांतर। तापांतर का मतलब क्या होता है? रेंज देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यानी कि जो मान लो कि आज के दिन का तापांतर निकालना है तो आज के दिन का हम लोग हाईएस्ट देख लेंगे, मतलब कि मान लो कि 40 डिग्री हाईएस्ट गया और लोवेस्ट गया 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से, तो इसका जो तापांतर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ रहे हो ना आप? जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी, अधिकतम जो यहाँ पे फिगर होगा और लोएस्ट जो होगा उसको हम लोग हटा देंगे, तो उसका जो अंतर होगा यानी ताप का जो अंतर होगा उसको हम लोग बोलेंगे तापांतर या फिर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो मैप अब जो आप देख रहे हो ना, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है, वो ये मत समझ लेना कि यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो समताप रेखाएं हैं यहाँ पे, बट लेकिन ये तापांतर दर्शा रही है, ठीक है ना, डिफरेंस दर्शा रहा है। मतलब यहाँ पे होगा कि ये जो समताप रेखाएं जहां जहां से गुजर रही है उस स्थान का जो उस दिन का कह लो या उस मंथ का कह लो, ये जनवरी और जुलाई का है, सॉरी मंथ का मतलब 2 महीने का, एक तो जनवरी महीने का और जुलाई महीने का। जो ताप का मतलब जनवरी महीने में कम होगा तापमान औसतन, जुलाई महीने में ज्यादा होगा, तो जुलाई में जनवरी को घटा देंगे तो जो अंतर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो दिखाया जा रहा है, उसका तापमान नहीं है। मतलब ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो जनवरी और जुलाई महीने का अंतर आएगा। तो ये जो चित्र है वो तापांतर को प्रदर्शित कर रहा है, जनवरी और जुलाई महीने का। सबसे ज्यादा जो तापांतर है वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। यहाँ पे कितना? 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। ये जो आप देख रहे हो यहाँ क्या होता है ना कि आप देखो कि ये साइबेरिया में स्थित है ये, तो 6 महीने तो यहाँ पे लगभग खतरनाक ठंड पड़ती है जब ये सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। फिर जब ये उत्तरी गोलार्ध में आती है तो थोड़ा सा बढ़ता है, तो लगभग बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, फिर ये थोड़ा बहुत 0 या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर आता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा जो स्थलीय भाग होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है देखो, महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटालिटी, होता क्या है ये? तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हालांकि दिया नहीं गया था इसका डिफिनेशन, मैंने ब्रिटानिकल से लिया है इसका, जो ये जो आप देख रहे हो वो कॉपी कर दिया है यहाँ पे ताकि आपको समझा सकूं मैं। कॉन्टिनेंटालिटी या महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि जलीय भाग पे तापमान का जो अंतर है, तापांतर है, वो काफी कम पाया जाता है,
जबकि स्थलीय भाग पे तापांतर वो बहुत ज्यादा होता है। इस प्रवृत्ति को, जो कि कॉन्टिनेंट पे यानी कि महाद्वीपों पे तापांतर बहुत ज्यादा है, तो इस प्रवृत्ति को, इस परिघटना को हम लोग महाद्वीपीयता या फिर कॉन्टिनेंटालिटी बोलते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 60 डिग्री लगभग उसका डिफरेंस है, इधर बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये जो आप ये जो देख रहे हो, ये 60 डिग्री जो आया, इसका जो मुख्य कारण है वो महाद्वीपीयता है, ये कॉन्टिनेंटालिटी है। कोई भी पूछे तो आप बस ये बताइएगा महाद्वीपीयता का मतलब कि महाद्वीपों पे जो प्रवृत्ति है वो तापांतर की वो काफी ज्यादा होती है समुद्रों के मुकाबले, महासागरों के मुकाबले। इसको हम लोग महाद्वीप पे ज्यादा है इसलिए महाद्वीपीयता बोलते हैं। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर तापांतर देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट तो यहाँ पे था 60 डिग्री, ये आपका जो साइबेरिया के आसपास यहाँ पे। सबसे कम जो तापांतर पाया जाता है लोवेस्ट, वो 3 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कहाँ पे? 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। तो लगभग ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप ले लो यहाँ तक, और 15 डिग्री नीचे यहाँ तक ले लो। तो यहाँ पे जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर है पाया जाएगा। देखो 3 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा आपको, आप रोक करके देखना यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम तापांतर यहाँ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग यहाँ पे महासागरीय भाग भी ज्यादा है, तो इसके कारण से। अब है हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, वह है तापमान का व्युत्क्रमण या फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। होता क्या है देखो कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है। मैंने आपको बताया था कि हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 165 मीटर पे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जो है वो घटता है। तो इस दर को, यानी कि 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे इतना, तो ये एक दर है, एक रेट है। इस दर को हमने कहा था सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये चीजें अगर बदल जाए, सपोज करो कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर जाए और टेम्परेचर घटने के बजाय क्या हो, बढ़ने लगे, टेम्परेचर भी बढ़ने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जो धरती के नजदीक वाली सतह है वो ज्यादा गर्म होती है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ी ठंडी होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और ठंडी होती है। लेकिन जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तापीय व्युत्क्रमण होता है, वहां पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे धरती के आसपास उल्टा हो गया, यहाँ पे ये जो वार्म था, यहाँ पे ठंडा हवा पाया जाएगा और इसके ऊपर कंपेरेटिवली जो है वो गर्म हवा पाई जाएगी। तो उल्टा हो गया, उलट गया ना, तो इसी को हम लोग तापमान का व्युत्क्रमण बोलते हैं। ये कब होगा? ठीक है, तो ये देखो आमतौर पे ये सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। जब सर्दियों में जब बादल नहीं होंगे, मतलब जब काफी साफ आकाश होता है, तो वहां पे जो होगा शांत वायु भी होनी चाहिए। इसके लिए ध्यान रखना, जब एक तो मेघ विहीन लंबी रातें, ठीक है ना, मतलब क्लाउड फ्री लॉन्ग नाइट हो, खास करके सर्दियों में ही आपको मिलेगी कि लंबी रात होती है और दिन छोटा होता है, और वायु जो है शांत होनी चाहिए, यानी कि वहां पे लगभग हाई प्रेशर वाला कंडीशन होना चाहिए। वो व्युत्क्रमण के लिए जो है वो आइडियल कंडीशन मानी जाती है। सर्दियों में ये दशा भर भर के मिलती है और सर्दियों में ये चीज जो है वो होगा। तो होता क्या है कि दिन में जो पृथ्वी उष्मा प्राप्त करेगी वो रात के समय, मैंने बताया कि दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है और रात के समय क्या होता है कि पृथ्वी अपनी तरफ से उष्मा का उत्सर्जन तो दिन में भी करती रहती है। रात में चूंकि अब सूर्य की उष्मा प्राप्त नहीं हो रही है, सिर्फ उत्सर्जन ही हो रहा है, तो पृथ्वी क्या होगी, इस विकिरण के कारण ठंडी होती जाएगी, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण बोल रहे थे। तो उसके कारण क्या होता है कि सुबह तक ये करते 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 पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि इसके आसपास की हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर की जो हवा होगी तुलनात्मक रूप से जो है वो गर्म हो जाती है। इसके कारण से यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये सालों भर ये आपको घटना जो है वो देखने को मिलता है। तो ये है तापमान का व्युत्क्रमण। आगे क्या है कि ये जो देखो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण है, यानी कि सरफेस इन्वर्जन, सेम चीज है, मतलब धरातल के आसपास ठंडा और ऊपर थोड़ा सा गर्म, तो वही है। तो ये क्या करता है, निचला जो वायुमंडल है, लोअर एटमॉस्फेयर है, वहां पे स्थिरता को बढ़ावा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसका मतलब क्या है कि दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है कि मान लो कि ये सतह अगर गर्म हुई, ये जो नॉर्मल कंडीशन में गर्म होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है, इसको बोलते हैं हम लोग इनस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता। वही क्या है कि अगर यहाँ पे ठंडी हवा पाई जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर वाली कंडीशन हो जाएगी, उच्च दाब होगा, और उच्च दाब में क्या होता है कि हवाएं जो है ज्यादा मूव नहीं करती है, तो इसके कारण यहाँ पे जो कंडीशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्थिरता, स्टेबिलिटी, यानी कि हवाएं जो है वो ज्यादा मूव नहीं करेगी, लगभग स्टेबल होगी। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो हवा ठंडी हुई है वहां पे, उसके कारण ये जो धुआं है, धूलकन है, ये जो इन्वर्जन लेयर है, ये जो इन्वर्जन आपको लेयर दिख रहा है ये वाला, इसके नीचे यहाँ पे एकत्र हो जाता है।
जब ठंडी होगी कोई भी चीज़, हवा जब ठंडी होती है तो नीचे बैठती है, आपको पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पे वायुमंडल के निचले स्तर में ये सब जमा हो जाता है, जिसके कारण जब सर्दियों में आप उठेंगे तो आपको कोहरा देखने को मिलता है, घना देखने को मिलता है। तो जो आप कोहरा देख रहे हो ना, वो एग्जाम्पल है टेम्परेचर इन्वर्जन का, तापीय व्युत्क्रमण का। ध्यान रखना, अगली बार से जब आप ठंड में कोहरा देखो तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ है, मतलब धरातल के आसपास ज़्यादा ठंडा हो गया टेम्परेचर और ऊपर कम है। और ये व्युत्क्रमण जैसे ही ठंडा होगा ना तो आसपास का जो जलवाष्प है, क्यों, जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये जलवाष्प जो है वो संघनित होकर के छोटा छोटा वो आपका यहाँ पे पार्टिकल बन जाता है, जो धूल कण होंगे उसके आसपास ही संघनित हो जाएंगे, तो और आपको कोहरा देखने को मिलेगा। ये सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सब। ये व्युत्क्रमण है, कुछ घंटों तक ही रहेगा। तो आप देखोगे कि सुबह 6 बजे उठते हो तो होता है, और आप 9 बजे जब सूर्य उगता है 9 बजे के आसपास तक ये गायब हो जाता है। तो सूर्य चढ़ने के साथ ही ये जो है पृथ्वी जो है गर्म होती है, जैसे जैसे वो समाप्त हो जाएगा, फिर नीचे वाली सतह फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगी और ये नॉर्मल कंडीशन आपको बरकरार हो जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट है इसी में कि वैली या फिर माउंटेन इन्वर्जन यहाँ पे जो होता है वो, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे वायु अपवाह होता है, एयर ड्रेनेज जो है होता है। वायु अपवाह का मतलब क्या है कि जैसे जल प्रवाहित होती है ना, उसको हम लोग जल अपवाह बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब वायु प्रवाहित हो घाटियों में इस तरह से, उसको हम लोग वायु प्रवाह बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो वायु अपवाह बोलते हैं। तो इसके कारण जो वहाँ पे होता है घाटियों में तापमान का व्युत्क्रमण होता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि जैसे वैसे सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जब रात होगा तो पृथ्वी ठंडी होने लगेगी, और पहाड़ों पे पर्वतों में क्या होगा कि जब ये हवा ठंडी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे जो है ये हवा जो है वो नीचे उतरना शुरू कर देगी। जो ठंडी हवा है, कूल एयर है, वो नीचे उतरना शुरू कर देगी, और यहाँ पे जो घाटी में जो गर्म हवा होगी उसको धकेल करके ऊपर कर देगी। ये जो वार्म हवा है ऊपर उठा दी जाएगी, और नीचे यहाँ पे ठंडी हवा और इसके ऊपर जो है वो गर्म हवा। तो हो गया ना उल्टा, कि धरातल के पास ठंडा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपको गर्म हवा मिल रहा है। तो इसी को हम लोग वैली इन्वर्जन या फिर घाटी व्युत्क्रमण भी बोलते हैं। यहाँ पे टर्म लिखा नहीं गया है, बट आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक तरह का तापमान का व्युत्क्रमण है। तो वही कहा जा रहा है कि घाटी की तली में जो है गर्म हवा नीचे एकत्रित हो जाएगी, और इसी कारण जो वायु उतरती है उसको हम लोग वायु अपवाह, एयर ड्रेनेज बोलते हैं। ये जो फिनोमेना है, इसके कारण जो घाटी में जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे जो फसलें होती है, पौधे होती है, उसको जो पाला होता है ना, पाले से इसको बचाती है जो परिघटना है। तो ये था इसका वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो जो भी अगर आपके कुछ क्वेरी है, कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हमें। कोई सुझाव हो तो वो भी लिख के बताएं। और जो ज़रूरती लोग हैं जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, खास करके हिंदी मीडियम वाले लोगों को, उनको भेजा करो ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।